नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक में अपना भूगोल वाला पार्ट चल रहा है, उसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत की स्थिति, उसका विस्तार और उसके पड़ोसी देशों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप से मतलब आप जानते हो कि भारत में किस तरह की स्थल आकृतियाँ हैं, यानी यहाँ कितना पहाड़ी इलाका है, कितना मैदानी प्रदेश है, कितना प्रायद्वीपीय भाग है, कितने द्वीप समूह है, कितना मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र में या भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानों में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। भू आकृतियाँ मतलब पृथ्वी की आकृतियाँ, जैसे पर्वत हो गए, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। ओके, नेक्स्ट लाइन से देखो। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय को पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें क्या क्या है बच्चों? ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज़ बहने वाली नदियां हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं हमें? हिमालय में। ये चित्र आप ध्यान से देखो। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में, ये उत्तरी हिस्सा है। मैं पहले ही आपको मैप में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ देखना प्यारे बच्चों कि नक्शे में, मानचित्र में हमेशा दिशाएं कैसी होती है। ये एक बार यहाँ देखो ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूँ और ऐसे, ठीक है। ऊपर उत्तर दिशा होगी, नीचे दक्षिण होती है, इधर पूर्व दिशा होती है और इधर पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, तो ये उत्तरी हिस्सा है भारत का। उत्तर से लेकर पूर्व में इधर फैला हुआ है। यहाँ से लेकर इसमें कई तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। ये कई श्रेणियों में बटा हुआ है। काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये सब इसके क्या है? भाग हैं। ठीक है, जैसे कैलाश पर्वत है, चोटी है और इसी में ही आप जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह, कंचनजंगा, ये सब इसकी हिमालय की चोटियाँ हैं। कई तरह की नदियाँ इसमें निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल रही है, गंगा का उद्गम यहीं से होगा, यानी कई तरह की नदियाँ वगैरह इसमें आएंगी। ओके बालकों, क्लियर हो गया सबको? तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है और इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर द्वीप समूह है, ये सारी बातें इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हिमालय का चित्र देख के आपने क्लियर कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है प्रिय बालकों, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पेज पलट लीजिए सब। ये एक और इंडिया का मैप है, इसमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इधर वाला जो पेज है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? ओके, आ जाओ आप। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रायद्वीपीय बार बार ही आ रहा है ना, तो ये देखो इस चित्र में देख लेते हैं। ये तो हिमालय हो गया उत्तर में। ये जो बीच का है ये यहाँ पे यहाँ तक, ये उत्तरी का मैदान हो गया। इधर जो है मरुस्थल हो गया, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक फैला हुआ है। ये मालवा का पठार है, ये मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, यहाँ सर इधर छोटा नागपुर, ये झारखंड की तरफ से इधर आ गया।
और ये यहाँ से नीचे जो त्रिभुजाकार आकर देख रहे हो, ये होता है बच्चों प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, बारवारी जो आ रहा है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, अब हम वापस चलते हैं उधर ही। आ जाओ यहाँ पर। आ गए सब? आ गए क्या? ओ लो, बहुत अच्छी बात है। अब मुख्य भौगोलिक वितरण। अब मुख्य रूप से भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है वो हम यहाँ देख लेते हैं। 5 या 6 भागों में बांटा गया है, जरा एक बारी देख लेते हैं। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला पहला नंबर, उत्तर का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल आ जाएगा, तटीय मैदान आ जाएंगे और द्वीप समूह आ जाएंगे। अब पांचों चीज़ों को मैं आपको भारत के नक्शे में बताने की कोशिश करता हूँ। कहाँ है देखो, ये वापस मैप में आ जाओ। देख लिया, देख रहे हो सब? इधर इस पेज में देखो, ध्यान से देखना। पहला ये हिमालय वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे दिया उत्तर का मैदान। हिमालय के नीचे जो ये है ना, पंजाब हरियाणा का इधर का ये, और इधर उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार, ये थोड़ा हिस्सा ये जो यहाँ का है जहाँ नदियाँ बह रही है देखो, कोसी, गंडक, घाघरा, गंगा, यमुना, चंबल आदि जो नदियाँ इधर बह गई, ये इस तरह से जो मैदान बना रही है ये मैदानी प्रदेश हो गया। कितने हो गए अपने? दो हो गए हैं, क्योंकि ये भी उत्तर में भारत के, इसलिए उत्तरी मैदान कह दिया। एक हिमालय हो गया, 2 हो गया। तीसरे नंबर पे अपना प्रायद्वीपीय भारत जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका भारतीय मरुस्थल, ये वाला मरुस्थलीय हिस्सा हो गया, ठीक है। 5वें नंबर पे इसने बताया तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रिय बालकों आप जानते हो, तट क्या होता है? किनारे, ये जो ये समुद्री किनारे, इधर आपने पहले कक्षा उसमें पढ़ा था, पहले चैप्टर में, इधर बंगाली खाड़ी है और इधर अरब सागर है, याद है सबको? तो इसके आसपास का जो ये जगह है, ये जो है ना, ये देखो, देख रहे हो आप सब? ये इसके ये तो क्या है, इधर समुद्र है, समुद्र के पास की जो इधर ये जो भूमि है, इसको हम तटीय मैदान कहेंगे, ठीक है बच्चों। और 6ठे नंबर पे आ गया अपना द्वीप समूह। द्वीप समूह में देखो, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हमारे 6 हिस्से हो गए, 6 भाग है इस कलाकृतियों के भारत में। याद रखेंगे सब। पहला मेरे साथ बोलो, हिमालय पर्वत हो गया, दूसरा उत्तर का मैदान हो गया, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, चौथे नंबर पे भारतीय मरुस्थल, 5वें पे तटीय मैदान और 6ठे पे द्वीप समूह। समझ में आ रही के बात सबको? आ रही है? बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कंटिन्यू रखें और इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। आ जाओ। अब पहला नंबर आप पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है पूर्व में, ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। असम, सम और असम होता है ना, वैसे ही ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, 2400, 2400 किलोमीटर तो लंबा है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करते हैं तो कश्मीर में तो कितनी है? 400, और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, या फिर उसको हिमाद्री भी कह देते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, यानी 6000 मीटर की ऊंचाई तक की इसमें चोटियां पाई जाती है। किसमें? हिमाद्री, जो ऊपर का महान हिमालय है उसमें। 3 भाग करते हैं हिमालय के। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है, यानी इसमें सभी मुख्य चोटियां इसमें आ जाती है। हिमालय के ऊंचे शिखर में
माउंट एवरेस्ट नेपाल। तो हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो हम देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी है, कहाँ है बच्चों? नेपाल में। याद रखना है, भारत में नहीं है, हिमालय की है, लेकिन वो नेपाल में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरी है कंचनजुंगा, भारत की है, 8,598 मीटर है। मकालू नेपाल में 8,481। धौलागिरी नेपाल की 8,172। फिर ऊपर देख रहे हो आप नंगा पर्वत, भारत में 8,126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत की है 7,817 मीटर। कामेट भारत में 7,756 मीटर। नामचा बरुआ भारत की 7,756 मीटर। और गुरुआ मंदाता नेपाल में 7,728 मीटर। ये प्रमुख इसकी ऊंची चोटियां हैं। याद रखना, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मेरी बात को ध्यान सुनो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताओगे? कंचनजुंगा, जो भारत की है 8,598 मीटर। क्लियर? देखो, अब हम 3 हिस्से किए गए हैं हिमालय के। तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियाँ का प्रभाव होता रहता है। तो इस हिस्से में ज़्यादातर में क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियाँ तथा दर्रों के नाम में जाने भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर पर स्थित है, जो हम चित्र में देखेंगे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब हिमाद्री, उसके दूसरा भाग कौन सा आया? असम हिमालय या हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्ती शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी बच्चों? वहाँ थी अपनी 6,000 मीटर। ठीक है, और उस हिमालय की लंबाई टोटल कितनी बताई थी? 24,000 किलोमीटर। और ये कश्मीर में 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है, उसका पहला जो भाग है आंतरिक हिमालय कहते हैं या महान हिमालय कह देते हैं, तो उसकी औसत ऊंचाई या हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे जो है असम हिमालय या हिमाचल या निम्न हिमालय, इन श्रृंखलाओं में जो ऊंचाई है 3700 मीटर है और से लेकर 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये सब हिमालय के हिस्से हैं, भाग किए हुए हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आप हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियां द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी ये जो श्रृंखला है ये कैसे बनी? नदियां जो अपना साथ बहाकर अवसाद लाती है उससे ये बनी है। ये घाटियाँ बजरी एवं जलोढ़ की मोटी परत से, रेत और जो जलोढ़ मिट्टी है उससे ढकी रहती है। निम्न हिमालय तथा शिवालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, अब हम इस हिमालय का जो हिस्से हैं उसको हम एक बारी मैप में नज़र डाल लेते हैं। ये देखो ऊपर ही ऊपर जो आप यहाँ से देखोगे कश्मीर, तो इस इधर की चौड़ाई ज़्यादा है और इधर देखोगे आप असम में यहाँ कम है। तो यहाँ 150 किलोमीटर है और इधर जो है वो 400 किलोमीटर चौड़ा है। लंबाई कितनी है इसकी? 2400 किलोमीटर। ठीक है, 3-4 हिस्से कर रखे हैं इसके, जैसे महान हिमालय। ठीक है, ये पहला महान हिमालय, फिर उसके बाद
दूसरे नंबर पे असम हिमालय, ठीक है। तीसरे पे फिर ये जो लास्ट में इसकी शिवालिक की श्रेणी आ जाती है, ठीक। और इसी तरह से ये अपना हिमालय का विभाजन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाएं हम, और इसकी चोटियाँ एक बारी हम देख लेते हैं। कई तरह की इसमें चोटियाँ हैं। देखो अपना जो था हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद है आपको, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। भारत की पूछी जाए तो कंचनजुंगा 8,598 मीटर, ठीक है। तो ये जैसे अब इसमें कई, जैसे चीन का हिस्सा भी आता है, ये केला, ये इधर, ये अपना इधर भारत का, ये नेपाल का भी आता है इधर, ठीक है। तो नेपाल में ही ये माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची, ठीक है। आ जाओ इधर। नेक्स्ट जो है, इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय की पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पंजाब हिमालय किसको कहेंगे? उसको कहेंगे कि सतलज और सिंधु के बीच, जो सतलज नदी है और सिंधु नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको हम पंजाब हिमालय। देखो एक तो ये वो जो पहले हमने पढ़ लिया 3-4 है, जैसे महान हिमालय है, निम्न हिमालय है, पेशी वाली की पहाड़ियाँ हैं। फिर एक विभाजन और है उत्तर से दक्षिण के अलावा हिमालय को पश्चिम से पूरब, पश्चिम का इधर का हिस्सा और पूरब, इसके हिसाब से भी इसको कई तरह में बांटा गया है। जैसे सीमाओं के आधार वर्गीकरण, नदी घाटी नदियां है ना, उसकी सीमाओं के आधार पर। तो दो नदियों के बीच का जो इससे बने, तो उसमें सबसे पहले सतलुज और सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहेंगे, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है, ठीक है। यानी तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय कहा जाएगा, ठीक। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर सकते हैं, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। सबसे पूर्व में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो औषधि सेल से बनी है के घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतम समानांतर श्रृंखलाओं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है, ठीक है। अब हम आगे उत्तरी मैदान में, दूसरा, पहला हमने हिमालय पढ़ लिया, दूसरा 5, ऐसे कितने पढ़ेंगे अपन? कितने पढ़े थे बच्चों? 6, ठीक है। तो उन 6 को हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। पहला हिमालय पढ़ लिया, दूसरा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियाँ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से बनाया गया मैदान है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। पूछा जाए उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कितना क्षेत्रफल है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय को पूछा जाए तो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। असम में कश्मीर में तो 400 किलोमीटर है और असम में 150 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। फिर आगे देखो, ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, अर्थात इस मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। समृद्ध मृदावरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में
ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। यानी पहाड़ों से जब नदी आती है तो बहुत तेज़ बहाव के साथ आती है, जब मैदानों में आती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है और इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। ठीक है, दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस पाँच और आप का मतलब पानी। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ बहती है। ठीक है, सतलज, रावी, ब्यास, है ना, ऐसी 5 नदियाँ हैं उसमें, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पे 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहेंगे। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में भी स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में 2 आवों की संख्या बहुत अधिक है। इस मैदान में 2 आव यानी 2 नदियों के बीच का जो मैदान है उसकी संख्या बहुत सारी है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। कौन सा, गंगा का मैदान, ये पंजाब का, फिर गंगा का। और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में फैला हुआ है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, भाबर। और सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है। ठीक है, जैसे ये भाबर प्रदेश है तो वहाँ क्या होती है, जहाँ से ये गुजरती है नदियाँ तो वहाँ क्या है, गायब हो जाती है, और उसके थोड़े दक्षिण में आगे जाएगी तो वो नदियाँ वापस आ जाती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है और इस क्षेत्र के दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृतियाँ प्रदर्शित करती है। इस भाग को क्या कहते हैं, बांगर के नाम से जाना जाता है। खादर और बांगर जो होती है ना, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो आती है उसको तो हम क्या कहते हैं, बांगर, और जो नवीन होती है उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, इस भाग को बांगर के नाम से जाना है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। जैसे बाढ़ का पानी आया, बाढ़ आई और उसके साथ अपने साथ मिट्टी बहाकर जो लाई जाती है उसको हम खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। खादर हर वर्ष नई हो जाती है, बदलती रहती है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। 2 भाग हमने पढ़ लिए, पहला हिमालय, दूसरा उत्तर मैदान, और तीसरे पे आगे हम प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज़ की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक तो मध्य की उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों का पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला से दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तक उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुए तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ प्रमुख है, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, एक बारी इस मैदान को हम मैप में देख लेते हैं। ये देखो,
देख रहे हो, ये दक्कन के पठार वगैरह सब प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। ठीक है, ये दक्कन का पठार वगैरह इधर ये यहीं से चला जाता है। ये मालवा के पठार, छोटा नागपुर के पठार, ये सब प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। और ये इधर इसका दक्षिणी भाग आ जाता है, ये दक्कन का पठार है। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार वह इस क्षेत्र, पेज पलट लो, के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी और अपवाई छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंग्लो पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, काशी तथा जयंतिया की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखना। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट की स्थिति याद करें। आओ जरा मानचित्र में एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई मानचित्र, ये रहा। क्या क्या बता रहा था वो, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और इधर का जो है इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कई तरह की पहाड़ियाँ हैं, सभी तरह की आकृतियाँ हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अभी नाम आया था छोटा नागपुर का पठार, ये गारो, काशी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो सर्वाधिक बरसात होती है। ठीक है, तो ये सब प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिम सिरे पर ये हमने पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ते हैं। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट ऊंचा है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह नियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के ऊंचे शिखर जो है, जैसे अनाईबुड़ी की पहाड़ी, ये पहाड़ी का नाम है कौन सी, पश्चिमी घाट की, जो 2695 मीटर है, तथा डोडा बेटा ये 2633 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण भाग में सेवराई तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ भी स्थित है। ठीक है, उद्गम मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडई की नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में देख सकते हैं, वो देख लिया। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिनके काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है, अब मरुस्थल आ गया। मरुस्थल तो आप जानते हो अपने राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ है। देखो क्या है, 3 पढ़ लिए, चौथे पे आ गए हम।
अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। वर्षा ऋतु ही कुछ सरिताएँ दिखती है और उसके बाद ये बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो राजस्थान में बहती है ना। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबे टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो वहाँ बरखान के समूह देख सकते। बरखान एक टीलों के नाम है रेगिस्तान में, ठीक है। तो 4 हमने प्रदेश पढ़ लिए। 5वां आ गया तटीय मैदान। तटीय मैदान में बता चुका हूँ मैप में, जो समुद्र के किनारे के रास्ते जो सारे है दोनों तरफ, बंगाली खाड़ी और एक तरफ अरब सागर। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग का कोंकण तट, जो मुंबई से गोवा तक, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहते हैं और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ये किसकी बात है? पूर्वी भाग। बंगाली खाड़ी के साथ नहीं, ये पश्चिम घाट है। बंगाली खाड़ी पूर्व में है तो मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तर भाग में से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी का जो मैदान है वो थोड़ा चौड़ा है। उसका दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, इस तट के विशाल डेल्टा का निर्माण। डेल्टा एक तरह का क्या होता है? मैदानी ही होता है, जो तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, ठीक है। तटीय मैदान ये देखो, इस तरह की वहाँ चावल वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। तो चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, इसको याद रखना। 6ठे नंबर पे आ गया अपना द्वीप समूह। एक बारी में आपको इसको तटीय मैदान को फिर से मैप में दिखा देता हूँ। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ये देखो, ये पूर्वी मैदान जो पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला कोंकण तट है, फिर कोंकण तट के बाद ये मालाबार तट आ जाता है और फिर इधर देखोगे आप तो उत्तरी सरकार तट है, ये कोरोमंडल तट है। तो इस तरह से ये तटीय इलाके हैं भारत के, ठीक है। मैप में आप जितना देखोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वीप समूह की। द्वीप समूह भी मैं एक बारी मैप में बता देता हूँ। ये यहाँ तो लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। कैन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। एक ये क्या है, बिल्कुल समुद्र में के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर ये देखो, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल समुद्र है। फिर यहाँ जाओगे तो आप छोटे छोटे टापू के रूप में ये बने हुए हैं, यानी ये एक नहीं है, कई द्वीपों के समूह हैं। तो लक्षद्वीप और इधर वैसे ही बंगाल की खाड़ी में इतना हम आगे जाएंगे, यहाँ तक भारत की भूमि ही मानी जाती है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी छोटे छोटे द्वीप हैं। और इसका जो बड़ा चित्र है वो ऐसे देखो, ये ऐसा एक चित्र है। फिर आप थोड़ा आगे जाओगे, फिर ऐसा एक द्वीप टापू आ जाएगा। तो ये सारे मिलकर द्वीप समूह कहलाते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप को स्थिति को ज्ञात करना। द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। पहले इनको इन नामों से जानते थे। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैले हुए। कितना वर्ग किलोमीटर है? 32। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है और इसकी राजधानी भी याद रखना। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पुतली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखो। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, ठीक है। 2 तरह के हैं, अंडमान और निकोबार। प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल पोलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है।
प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप समूह की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा ये घने जंगलों से आच्छादित है, अर्थात यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे टापू हैं। फिर देखो यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर भारत का एकमात्र, जिसको बेरन द्वीप कहते हैं। ठीक है, बेरन द्वीप पर स्थित है। ठीक, तो आगे देखो, विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक कृषि की जाती है, फसलें उगाई जाती है। और जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे हिमालयी क्षेत्र हैं, वहाँ से सर्वाधिक नदियाँ बहती है, तो हमारे वो जल के भंडार कहे जाते हैं। फिर मैदानी जो प्रदेश हैं वो अन्न के भंडार क्यों हैं, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक कृषि की जाती है। इसके प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला यहीं पर। पठारी भाग में खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं, जैसे दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये सब हमने जो पढ़े हैं। ठीक है, जिससे देश के औद्योगिकरण को विकास मिलता है। और तटीय जो मैदान है वो मत्स्य पालन और पोत संबंधी, पोत जानते हो, समुद्री जहाज वगैरह जो चलते हैं, बंदरगाहों का निर्माण सब तटीय मैदानों में होता है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बाद में भेज दी जाएंगे ग्रुप में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है।